All right. So now we are going to do structure of atom. Revision, right? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हमें ये पता चला कि एटम के अंदर देर आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. एटम्स के अंदर देर आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. कौन सा किसने डिस्कवर किया था ये हमें याद रखना है. इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, हु विल टेल मी? थॉमसन. हाँ बोलो. सर जे थॉमसन. जे थॉमसन, वेरी गुड. ठीक है. प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? ई गोल्डस्टीन. गोल्डस्टीन ने. एंड हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? चैडविक. जेम्स चैडविक. तो बोलते कैसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? चैडविक, चैडविक. ओके. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक. ठीक है. अब एटम्स के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें डिफरेंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. ये तो हमने लिख दिया डिस्कवर्ड बाय. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज ऑन देम. ठीक है. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1, प्रोटॉन इज +1 एंड न्यूट्रॉन इज 0. और इनकी मासेस, इलेक्ट्रॉन का मास इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg. प्रोटॉन का मास इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg. और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 1.67 इंटू 10⁻27 kg. सर मास तो याद नहीं करना ना वैसे? नहीं, एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. बट वी नीड टू रिमेंबर कि टू थिंग्स आर हेवी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट. ठीक है. लाइटेस्ट ऑफ देम ऑल इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ज्यादा, -27, -31. ठीक है. अब द थिंग इज, कौन से साइंटिस्ट ने ट्राई किया एटम्स का स्ट्रक्चर बताने की? तो सबसे पहला अटेम्प्ट वाज मेड बाय थॉमसन. Thomson gave a model of an atom. He said that, इसके बारे में अगर तुम्हें पॉइंट्स लिखने हो तो ये पॉइंट्स आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि he stated that atom is a positively charged sphere. इस चैप्टर में हम करना क्या चाह रहे हैं? हम एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं.
तो atom is a positively charged sphere in which electrons are embedded, just like seeds in the watermelon. जैसे क्रिसमस पुडिंग. सो इसे कि जो पूरा का पूरा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह है. ठीक है, पूरा का पूरा एटम में एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज. इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एम्बेडेड इन इट, जस्ट लाइक वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं. तो दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम. दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन electrical neutrality of the atom. मतलब why atoms are neutral, why atoms से कोई चार्ज नहीं होता, why it is not, atom is not positive, atom is not negative. For example oxygen पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, राइट. तो ये और एटम जो है न्यूट्रल होता है. तो न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिव स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने उसको बैलेंस कर लिया है. दिस एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम. बट व्हाट इट कुड नॉट एक्सप्लेन इज, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को ये एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो उसकी बात करते हैं. तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने क्या किया था. नोट्स सारे बना रहे हो, याद रहे. सर एक बार दिखा दो लास्ट पेज. दिखाओ. एक मिनट सर. डन. यस. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था? तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में यू रिमेंबर 3 पॉइंट मेथड के थे. देन देयर वाज ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड देन मॉडल, है ना. अच्छा, वो रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड देन देयर वाज कंक्लूजन या मॉडल ऑफ द एटम, है ना. ये सारे पॉइंट थे. तो 3 पॉइंट थे मेथड के. तो पहला पॉइंट उसने ये किया, मेथड्स तो वैसे इनफैक्ट अलग थे. चलो, ही यूज्ड अल्फा पार्टिकल्स and bombarded thin gold foil with it. ठीक है. तो what he did मेथड में, you can remember, इसने एक गोल्ड का फॉयल लिया, गोल्ड फॉयल. हाँ, it was 1000 atoms thick. So he took a gold foil, gold foil के अंदर such that it was 1000 atoms thick, and उसके ऊपर ये गोल्ड फॉइल जो था, गोल्ड फॉइल में करीब करीब 1000 एटम्स थे. पर
उस गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया। जब अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया तो उसने देखा कि ज्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में निकल गए, ज्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में निकल गए। तो मेथड में द थिंग इज व्हेन बॉम्बार्डेड, अल्फा रेज होती हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स मेथड में लिख सकते हो इसे, आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस, हीलियम के पार्टिकल होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस है ना, वैसे हीलियम एक गैस होती है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस। ठीक है, पर खास बात यह है कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, खास बात यह है कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हैं तो इनका पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराकर, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दूसरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से क्या होगा, रिपेल। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दूसरे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से रिपेल होना चाहिए। तो अगर थॉमसन का मॉडल सही था तो ये पूरा का पूरा चार्ज, जो ऑरेंज पार्ट है, ये पॉजिटिव है, और क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो अगर अल्फा पार्टिकल आती, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव से हिट करके रिपेल होकर क्या चली जाती, दूर चली जाती। अगर इफ थॉमसन्स मॉडल वाज ट्रू तो अल्फा पार्टिकल, ऑल द अल्फा पार्टिकल वुड हैव डिफ्लेक्टेड। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में इफ थॉमसन्स मॉडल वाज ट्रू, alpha particles must have deflected, all alpha particles must have deflected. But this is not the case. ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए थे। तो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व इन प्रैक्टिस कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed without any deflection. बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो पास हो। मेक श्योर यू आर राइटिंग विद मी, आई एम गोइंग टू चेक योर क्लास वर्क। ठीक है एवरीवन, जिया, कश्वी, कवीश। Excuse me, sir. Can you show me the previous slide? Previous slide is this. Most of the alpha particles passed straight. Okay, sir. Thank you. Without any deflection. ठीक है, तो what does this represent? इससे क्या पता चलता है? This shows what? This shows that most of the space is not positively charged. It is empty. This shows, result is this, that most of the space inside the atom is empty, right? तो और अगर ऐसी बात है तो मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चीजें कहाँ होती हैं? तो पॉजिटिव चार्ज इज ओनली प्रेजेंट is present in the center of atom. अच्छा, अभी कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं
कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है were deflected by small angles. Some of the alpha particles got deflected by small angles. Okay, this was our second observation. So some alpha particles got deflected by small angles. Result of this is that some positive charge, इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि some positive charge is present somewhere, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. In center of some positive charge is present in the center of atom. ठीक है. This we named it as the nucleus of the atom. Nucleus lies in the center and has. जो मॉडल का फर्स्ट पॉइंट है और रिजल्ट का सेकंड वो तो सेम ही है. हाँ, ये पॉइंट्स मैं अपने दिमाग से लिख रहा हूँ. ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी के पॉइंट्स नहीं है, तो तुम्हें एनसीईआरटी वाले भी लिखने हैं, वो लिखने एनसीईआरटी के फॉर्म में ही है, बट ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं. ठीक है. ओके सर. अगर ऐसे लिख के आओ, ऐसे मिल जाने चाहिए मार्क्स. ठीक है. ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी. न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर, हैज ऑल द चार्ज एंड मास ऑफ द एटम एंड मोस्ट ऑफ द मास, ऑल पॉजिटिव चार्ज and most of the mass of the atom. सारा का सारा चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नहीं, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और जो मास है वो कहां पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस. ठीक है. दैट इज इन दी सेंटर. सर. हाँ बोलो. सर मुझे ना एक चीज पूछनी है. बोलो. लाइक एज यू नो कि रदरफोर्ड ने 1000 या फिर 10,000 का लिया था ना सर, गोल्ड फॉइल एटम्स. तो सर जो हमारा थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्वेशन का, सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड. सर उसको 12,000 से क्यों कंपेयर किया गया जबकि न्यूक्लियस में सॉरी गोल्ड फॉइल में इतने थे ही नहीं एटम्स? नहीं, वो है 1 in 12,000 चांसेस. जब 12,000 अल्फा पार्टिकल्स डाले गए तो उनमें से एक. इट इज नॉट दी 12,000 एटम्स ऑफ द गोल्ड फॉइल, इट इज दी 12,000 अल्फा रेज दैट वर पुट ऑन दी ओकेजन्स, और 12,000 टाइम में वन टाइम इट गॉट डिफ्लेक्टेड. समझ में आई? ओके सर. अच्छा, न्यूक्लियस. ठीक है. सम ओनली वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, इनका अभी हम नंबर लिखेंगे बुक से देखकर. वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक या ट्रेस बैक इट्स ओरिजिनल पाथ. 1 out of 12,000. 1 out of 12,000. और ऊपर वाले में कितना था? स्मॉल डिफ्लेक्शन दे रखा था कुछ? नो सर. अच्छा. 1 in 12,000 बाउंस बैक. ठीक है. सजेस्टिंग, इसका ऑब्जर्वेशन क्या बोलोगे तुम? इसका रिजल्ट क्या बोलोगे तुम? बुक में कुछ दे रखा है? रिजल्ट का सेकंड पॉइंट है, इसमें लिखा है सम पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम. लेकिन सेंटर पे तो सारा पॉजिटिव चार्ज है. ऑल पॉजिटिव को लिखा है मैंने, और मोस्ट ऑफ द मास लिखा है. नहीं, इसमें कह रहे हो, इसमें सम पॉजिटिव. यस सर. मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ सेंटर के पास आके, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कुछ पॉजिटिव चीज तो प्रेजेंट है अंदर, कुछ माने समथिंग पॉजिटिव इज प्रेजेंट, पर उसका कंक्लूजन फाइनल में हमने बोला कि सारा वहीं प्रेजेंट है. ये बोल रहा था. ओके सर. अच्छा, तो इससे ये पता चलता है कि रिजल्ट इसका ये है दैट
alpha particle, for alpha particle to bounce back, it must hit in the center of nucleus, hit exactly at nucleus. और क्योंकि न्यूक्लियस पे हिट करने के चांसेस इतने कम थे, 12,000 बार तुम बॉल फेंको और एक विकेट मिले, तो ये तो बहुत ही कम चांस हो गया ना, 12,000 बॉल्स में एक विकेट। तो पॉइंट इज दिस कि इसी तरीके से न्यूक्लियस को ढूंढना, न्यूक्लियस पे हिट करना बहुत मुश्किल था, हाँ या ना? तो दैट मीन्स कि न्यूक्लियस इज वेरी टाइनी या वेरी स्मॉल in comparison to size of atom. न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, राइट? तो कितना छोटा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा ये थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा था कि जैसे ही न्यूक्लियस के पास आता है कोई चीज, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये समझो ज्यादातर टाइम अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, कैसा है? पॉजिटिव, और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। तो ज्यादातर बार पॉजिटिव का पॉजिटिव से मुकाबला ही नहीं होता, वो खाली जगह से निकल लेता था। पर जब वो थोड़ा बहुत सेंटर के पास आता था तो न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो कमजोर अल्फा पार्टिकल का रास्ता घुमा देता था, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के पास आ रहा है पर कमजोर को रास्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। एक बार जब उनकी टक्कर हो जाती है, 12,000 में से एक बार अल्फा पार्टिकल्स कभी कभी बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में जाके हिट करते हैं। तो जब वो न्यूक्लियस पे हिट करते हैं तब उनके पास कोई चारा नहीं होता, मार खा के वापस घर जाना पड़ता। तो ये आते थे और मार खा के सीधा वापस, पर इसके चांसेस बहुत कम थे, चांसेस 12,000 में से एक। इसका मतलब कि ज्यादातर बार वो न्यूक्लियस तक पहुंचते ही नहीं थे। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है और एटम बहुत बड़ा है, तभी वो या तो सीधे चले जाते थे या वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो जाते थे। इज दिस क्लियर चंचल, सांची, जिया, काश्वी? तो फाइनली रदरफोर्ड ने अपने, ये एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, तो रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कंक्लूजन थी? रदरफोर्ड के मॉडल में रदरफोर्ड ने बोला कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट देयर इन द एटम बट इट इज इन द सेंटर ऑफ द एटम। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग जो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है इट इज देयर इन द सेंटर ऑफ द एटम and the center of the atom is called the nucleus। and जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो मॉडल है एटम का, ये एटम है, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है फिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी तो बतानी, तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के मॉडल को बताना, तो यू कैन राइट दिस एंड दिस, एंड एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो दैट मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन।
Electrons revolve around the nucleus just like Earth revolves around the sun. Yes, everyone is writing? Yes, sir. सर एक बार वो लेफ्ट वाली फिगर उस दिन को उसने लेफ्ट वाली फिगर ये वो जो मैं तक के नीचे लिखा एक मिनट हाँ बस थैंक यू कोई ऑब्जर्व करो सर हाँ बोलो सर ये डॉटेड लाइंस सर ये डॉट्स आपने न्यूक्लियस के पास बना के वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अच्छा ओके सर थैंक यू। Complete this, come on. ऑलराइट, तो ये तो कहानी हुई हमारी रदरफोर्ड के बारे में। अब बात आती है रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ। लेट अस टॉक अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। Drawbacks of Rutherford model. तो in chapter motion we had studied कि circular motion is always an accelerated motion. Circular motion is an accelerated motion. Why is it accelerated motion? Because डायरेक्शन इज चेंजिंग। हाँ, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, डायरेक्शन चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस, एक्सेलरेशन अकर्स। एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी चेंज हो, और यहाँ पे वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सो movement of electron is not different from circular motion, वो भी circular motion है। Around the nucleus is also accelerated, If it is accelerated, then a theory applies of Maxwell. According to Maxwell, एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल,
according to Maxwell's theory, a charged particle when accelerated must release energy. A charged particle when accelerated must release some energy. Must release energy. तो एक चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेट होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा. तो इलेक्ट्रॉन मस्ट रिलीज एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल. हाँ बोलो. यस दक्ष बोलो. ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी रिलीज करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा. क्या करेगा? एनर्जी. हाँ, एनर्जी रिलीज करेगा. और उसके बाद ये एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी लूज करने की एनर्जी. एनर्जी लूज क्यों करे? मतलब अगर वो एनर्जी लूज करेगा, वो खाना तो खाता नहीं है. जो वो एनर्जी लूज करता रहे तो उसके पास एनर्जी आती रहे. वो तो नॉन लिविंग थिंग है. इलेक्ट्रॉन या लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग. तो इट डजंट ईट फूड टू कीप इट्स एनर्जी गोइंग लाइक अस. तो जब वो अपनी एनर्जी लूज करेगा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी कि नहीं होगी? और वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है. अगर वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे एनर्जी लूज करेगा, ऐसा होता है ना, तुम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो और तुम्हारी एनर्जी खत्म होती जा रही है. घर लास्ट में तुम लौट के कहाँ आते हो? घर को. ऐसे इलेक्ट्रॉन कितना भी कोशिश करे अपने पॉजिटिव से दूर रखने की, पर जब वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, इट विल स्पाइरल बैक इनटू द न्यूक्लियस. सो when electron will lose energy, it will eventually fall into the nucleus. It will eventually fall into the nucleus. और अगर वो न्यूक्लियस में फॉल कर गया तो क्या रदरफोर्ड का मॉडल सही रहेगा? नहीं. क्यों? जब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन फॉल कर गया तो ये तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन के मॉडल में आ जाएगा, है ना. तो जहां से शुरू हुए थे हम वहीं आके फंस गए. हमने थॉमसन का मॉडल गलत किया क्योंकि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था. रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड का मॉडल मिला. रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर प्रॉब्लम ये आई कि रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन घूमकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा. तो आखिर में हम थॉमसन के मॉडल पे ही आ गए और थॉमसन का मॉडल तो रदरफोर्ड ने गलत कर दिया. तो हम तो एक सर्कल में आ गए हैं जो उससे हम निकल नहीं पाएंगे, है ना. समझ में आ रही है? थॉमसन का मॉडल गलत है, रदरफोर्ड का सही है. तो रदरफोर्ड का गलत हो गया पर थॉमसन का सही हो गया. तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है? तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोहर ने एक मॉडल दिया. हाँ बोलो, क्या कविश बोलो. यही पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स फिर रिवॉल्व क्यों करते रहते हैं. हाँ, उसकी बात करते हैं. तो लेट अस टॉक अबाउट बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है. तो देखो, हर चीज एक दिन एक रात में नहीं होती है. ये तो तुम्हें एक दिन में पढ़ाया जा रहा है. पर थॉमसन ने मॉडल दिया था 1900 के करीब, फिर उसके आगे 1950 के बाद रदरफोर्ड ने मॉडल दिया. 15-20 साल वो चला होगा. फिर 15-20 साल बाद बोहर ने मॉडल दिया. इस समय के दौरान हमें साइंस में नई नई चीजें पता लगने लगी. क्या पता लगने लगी? नई नई चीजें. और जब हमारे दिमाग खुलता है तभी हम पढ़ सकते हैं. जब तुम ABCD नहीं सीखोगे तो तुम साइंस ना SST पढ़ सकते हो. पहले तुम ABCD पढ़ोगे फिर तुम साइंस SST पढ़ सकते हो. इसी तरीके से जब थॉमसन और थॉमसन का मॉडल दिया था
तब न्यूट्रॉन नहीं पता थे। तब क्या नहीं पता थे? तो थॉमसन ने क्या न्यूट्रॉन की बात करी? नहीं करी। तो न्यूट्रॉन पता चले तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बोला कि न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, मास सारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो इसको तुम लिख लो। तो न्यूक्लियस हैज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, हैज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस हैज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं अब रदरफोर्ड का मॉडल जब गया उस टाइम पे ये नहीं पता था कि लाइट का डुअल बिहेवियर होता है, एनर्जी का डुअल बिहेवियर होता है। अच्छा, लाइट जो है ना, लाइट हमें लगता है लाइट इज अ वेव। क्या लगता है? लाइट एक वेव की तरह हमें लगता है। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है लाइट क्रिकेट बॉल की तरह है? जैसे लाइट जली और तुम्हारे मुंह पे पड़ रही है, ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ ना। ठीक है, तो ऐसा लगता नहीं है। सोते सोते हुआ है, सोते सोते ऐसा लगता। अच्छा, वो लाइट वो आंखों में पड़ती है पर मुंह पे तो नहीं पड़ती हुई फील होती, पर पड़ती हुई फील होती है जब धूप में बैठते हो तो गर्मी फील होती है ना। पर एनीवेज पहले हमें लगता था कि लाइट वेव है। क्या है? पर अब हमें पता चला है कि लाइट पार्टिकल भी है। लाइट क्या भी है? अभी पार्टिकल और वेव क्या है? व्हाट इज पार्टिकल, व्हाट इज वेव? मैंने शायद तुम्हें पहले ही बताया होगा कि तुम शादी इडली और साउंड का, कि तुम शादी में जा रहे हो और मैंने बोला कि भाई शादी में जा रहे हो, मेरे लिए थोड़ी सी इडली जेब में डाल के। हाँ, और तुम इडली जेब में ले आए कि सर ने मांगी थी, मैं ले आता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब शर्म भी नहीं आई तुम्हें, पर एनीवेज। और जब मैं घर पे बैठा बोल रहा हूँ, मैंने बोला यार थोड़ा सा ना गाना भी जेब में डाल के ले आई हो। तो चिरांश क्या गाने को लेके आएगा? नहीं। कोशिश करेंगे जेब खोल के डीजे के पास, पर वो उसमें जाएगा नहीं। तो एक गाना जो है वो वेव की फॉर्म में है और जो इडली है वो एक पार्टिकल के फॉर्म में है ना। तो हमें लाइट लगता था लाइट साउंड की तरह, गाने की तरह है। लाइट किसकी तरह है? साउंड की तरह, जिसको जेब में नहीं रखा जा सकता। लाइट किस, जब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो हम लाइट जैसी सारी एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो नाउ साइंटिस्ट गॉट टू नो, नाउ वी गॉट टू नो दैट एनर्जी also has particle nature। कौन सा नेचर? चलिए लिखना है। ये 9th में तो नहीं है, ठीक है, पर तुम मुझसे पूछोगे कि क्यों वो नहीं इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा अगर तुमने ना लिखना चाहो इट्स ओके। कल क्या है सर? एक लास्ट पेज दिखा दो। दिखा। हाँ, ओके सर। सर बस एक रिक्वेस्ट है, आप फ्राइडे को जब टेस्ट लोगे, फ्राइडे नहीं सॉरी नेक्स्ट मंडे, तो सर आफ्टर क्लास मत लेना, मतलब या तो पहले ले लेना या फिर ट्यूसडे या संडे वनडे को ले लेना, बट प्लीज आफ्टर क्लास मत लेना, बहुत देर हो जाती है। अच्छा ठीक, घर पे तो बैठे हो। अरे नहीं सर, बट मतलब थक जाते हैं, जैसे 5 से 6 मैथ्स के पीछे साथ साइन। ठीक है सर। मंडे को सर, ट्यूसडे को मेरा पेपर है और सर मंडे को क्लास है। संडे को ले लेता हूँ तुम्हारा ईशान। हाँ सर ले लो सर, तो फिर उसके लिए तो प्रिपेयर करना सर, सस्ती का है सर। मंडे को ले लो 6 to 7। हाँ सर मंडे को 6। कविश इज वेरी बिजी, he doesn't want to give extra time to science, है ना कविश? नहीं साथ। अच्छा, तो अब हमें पता चला पार्टिकल नेचर के बारे में। दक्ष अभी मार्क्स बताऊंगा, अभी चेक होंगे तभी तो बताऊंगा, ऐसे जादू नहीं हो पाएगा, मैं पूरे चेक करके दूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है? आराम से चेक करो, आपको सब पता है।
अच्छा, आराम से 2-3 हफ्ते में दे देना। ठीक है ईशान, ओके तुम्हारा तो अभी चेक करते हैं। नाउ वी गॉट टू नो एनर्जी ऑफ कि एनर्जी गाने की तरह है, इडली की तरह है, या दोनों की तरह है? दोनों की तरह है। ठीक है। ऑल्सो हैज माने इसमें पार्टिकल का भी नेचर है और वेव का भी नेचर है। तो क्या एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अपने पास जेब में रख सकता है? क्यों, पार्टिकल नहीं है क्या वो? सर रख सकता है, रखने को रख सकता है। और यही बोला बोहर ने। बोहर ने बोला माना इलेक्ट्रॉन अभी भी रिवॉल्व कर रहा है, माना कि इलेक्ट्रॉन अभी भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो माना इलेक्ट्रॉन अभी भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, पर जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी जो है उसके अंदर पार्टिकल के फॉर्म में नहीं, उसके अंदर वेव के फॉर्म में, सॉरी वेव की फॉर्म में रिलीज होने की बजाय पार्टिकल के फॉर्म में स्टोर भी हो सकती है, ठीक है। तो इसे कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट, he said कि electrons do not lose energy while revolving in the fixed shells। जब वो fixed shells में revolve कर रहे होते हैं, जो बोहर ने बोली, उस दौरान they do not lose any energy because energy also has a particle nature, इडली like nature। इडली को जेब में रख सकते हो बिना खर्चे, पर गाने को बिना खर्चे जेब में रख सकते हो? नहीं, गाना तो खर्च हो जाएगा, तो आएगा और चला जाएगा, तुम्हारी पॉकेट मनी की तरह, ठीक है। तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टिल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक रदरफोर्ड सेड। स्मार्टली उसने बस एक चेंज किया, ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस but they do not release energy when they revolve in the fixed energy states called shells। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन अभी भी रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, पर जो मैं रास्ते पे बता रहा हूं उसी रास्ते पे वो एनर्जी लूज नहीं करते। उसने बताया कि पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, 3 गलियां हैं, 4 गलियां हैं, 5 गलियां हैं, वो गली में जब वो इन गलियों में रहते हैं तो वो एनर्जी लूज नहीं करते। बट अगर वो एक गली से दूसरी गली में जाना चाहते हैं तो वो उनको पैसा चाहिए। तुम्हारा घर एक गली में है, क्या तुम्हें अभी अपने घर में रहने के लिए पैसे लग रहे हैं? नो। मतलब लग रहे हैं पर घर के पैसे तो नहीं लग रहे, मतलब समझ रहे हो थोड़ा सा। अगर घर एक गली में है तो उस घर वहां पे स्टेबल है, घर है ना, पर अगर तुम्हें अपना घर एक जगह से दूसरी गली में लेना है कोई, तो उसके लिए या तो पैसा लगेगा या पैसा बेच के निकालना पड़ेगा कहीं से भी। तो द थिंग इज इलेक्ट्रॉन्स आर सिमिलरली रिवॉल्विंग इन द फिक्स्ड एनर्जी स्टेट। ये पहली शेल, ये दूसरी शेल। इन शेल में जब वो घूमते हैं तो वो एनर्जी लूज नहीं करते, दे डू नॉट रिलीज एनी एनर्जी। तो दिस इज बोहर मॉडल ऑफ एटम। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। शेल्स, गलियों का नाम भी है और नंबर भी, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3। पहली गली का नाम के शेल,
दूसरी गली का एल शेल, तीसरी गली का एम शेल, ठीक है। बोहर मॉडल, हाँ बोहर का मॉडल भी फेल हो गया था, और वो तो उसके लिए तुम्हें 11th में आना पड़ेगा साइंस में, ठीक है। अभी तो 10th तक तो बोहर का मॉडल बिल्कुल सही था, ठीक है, याद रखिए। सर ये गलत बात है, आप सस्पेंस क्रिएट कर देते हो। सस्पेंस नहीं है तो साइंस लेनी पड़ेगी ना फिर। सस्पेंस गलत क्या है? हाँ ऐसे इसमें गलत क्या है? ऐसे ही तो होता है। ऐसा नहीं होता, अब हमें पता चला है, देखो हमें पहले पता चला था, अभी जैसे मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कि लाइट का दो तरह का नेचर है, गाने की तरह भी और इडली की तरह भी। यानी इडली तुम जेब में डाल सकते हो और गाना तुम जेब में नहीं डाल सकते, राइट। अब किसी साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर लाइट का इडली की तरह बिहेवियर है तो शायद इडली का भी लाइट की तरह बिहेवियर होना चाहिए। मतलब बात समझ रहे हो, फिजिक्स दोनों साइड चलती है। तो अगर तुम्हारी जो तुम आज तक समझते आए हो कि वो गाने की तरह एक वेव थी, वो इडली निकली, तो शायद इडली भी गाने की तरह है। तो जब साइंटिस्ट ने इसको टेस्ट किया तो ये बात सच निकली कि पार्टिकल्स ऑल्सो हैव वेव नेचर। तो आगे जाके गलत क्या हुआ बोहर के मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन जिसको तुम आज पार्टिकल सोच रहे हो वो वेव निकला। वो क्या निकला? तो अब मॉडल चेंज हो जाएगा ना। ये तो अमीबा लगता है। 11 का मॉडल। इतना दिमाग लगाता कौन है? बच्चों से पूछो क्या हालत होती है इतने दिमाग के पीछे। हाँ बस, तो वो इसलिए पढ़ाते हैं कि तुम गलतियों से सीखो। तुम कल जाओ और साइंस लो, रिसर्च करो और तुम बोलो अरे इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, मैंने तो डिस्कवरी कर ली। पर प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले से हो रखा है। तो तुम देश का पैसा वेस्ट, अपना पैसा वेस्ट, अपना टाइम वेस्ट। तो गलतियों, दूसरों की गलतियों से तुम सीखोगे ना, नहीं तो तुम वही गलती कर दोगे। समझ में आई बात? इसलिए इन्होंने बोल दिया हम तो इसमें खुश है, हम इसको हाँ कर देंगे। तो अब फाइनल जो मॉडल है उसको बोलते हैं क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। वो हम 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक 10th में भी हम बोहर को ही सच मानेंगे, 11th में भी हम बहुत टाइम तक बोहर को ही सच मानेंगे। बोहर के आगे क्वांटम में थोड़ा सा क्वांटम लीप लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। और